जय श्री कृष्णा। गीता धाम ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। क्लास 7 विषय सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत, सेकेंड भाग फर्स्ट, जिसके अंतर्गत आज हम अध्याय 6 नगर, व्यापारी और शिल्प जन के बारे में हम पढ़ेंगे। छोटे नगरों का संजाल, बाजारों का कर, बड़े और छोटे व्यापारी। देखिए 8वीं शताब्दी में से ही मादी में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल दिखने लगा। उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों के रूप में हुआ। आमतौर पर एक मंडी मंडपिका बाद में इसे मंडपिका बाद में इसे मंडी कहा जाने लगा। मंडपिका बाद में इसे मंडी कहा जाने लगा। और आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। और ऐसी गलियां थी जहां दुकानें, बाजार थे, उन्हें हाट कहते हैं। बाजार को कहते हैं, बाजार को मतलब हाट कहा जाता है, जिसमें तेली शक्कर बनाने वाले, ताड़ी बनाने वाले, सोनारों, लवारों, तेलियों, कुम्हारों आदि, यहाँ पर पत्थर तोड़ने वाले आदि लोग यहाँ रहते थे। घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी आदि, काली मिर्च, मसाले आदि बेचने आते थे। और यहाँ पर सामंत लोग यानी परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या इसके आसपास किले बंदी कर महल बना लेता था। और राजस्थान के प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश है, जिसमें शुल्क दिए गए हैं। मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तु के रूप में वसूल किए जाते थे। और लकड़ी पर नक्काशी करता हुआ एक कारीगर शक्कर, गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल और कपड़े पर कर लगाए जाते थे। जैसे कर हमेशा इन चीजों पर लगता था, जैसे नारियल, शक्कर, और मक्खन आदि पर टैक्स लगता था। और तिल के तेल और कपड़े पर भी कर लगता था। नारियल, शक्कर, मक्खन, कपड़े पर कर लगता था। इनमें से कुछ कर तो वस्तु रूप में और कुछ अन्य नकद रूप में भी वसूले जाते थे। अब बाजार पर लगने वाले करों के बारे में कुछ और जानकारी हम प्राप्त करते हैं। इन्हें कौन इकट्ठा करता है? जैसे बड़े और छोटे व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे। बंजारे लोग भी शामिल थे। कई व्यापारी, विशेष रूप से घोड़ों की व्यापारी, अपने संघ बनाते थे, जिसका एक मुखिया होता था। और मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। चूंकि व्यापारियों को अनेक राज्यों और जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था,
इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ गिल्ड बनाते थे। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध जो संघ होता था, मतलब जिसको हम कहते हैं ग्रामम और नाना देसी थे। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिणी पूर्व एशिया तथा चीन के साथ दूर दूर तक व्यापार करते थे। इसके अलावा चेटियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी मारवाड़ी ओसवाल चेटियार समुदाय आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। गुजराती व्यापारियों में हिंदू, बनिया, मुस्लिम, बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। ये दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों तथा फारस की खाड़ी, पूर्व अफ्रीका, दक्षिणी पूर्व एशिया, चीन से व्यापार करते थे। वे इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचते थे। वो बदले में अफ्रीका से सोना, हाथी दांत, दक्षिणी पूर्व एशिया, चीन के मसाले, टीन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले, कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे। वहां से ये उन्हें आगे यूरोपीय बाजारों में पहुंचाते थे। उनसे व्यापार में बहुत लाभ होता था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाए उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल और सौंठ आदि यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे। भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था। ये चीजें यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाई। समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप किस प्रकार बदला, इसके बारे में हम शीघ्र आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है काबुल। जैसे देखिए काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी की राजनीतिक और वाणिज्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया।
काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी भाग से होता था। 17वीं शताब्दी में हीरो के एक सौदागर जो बेप्टिस्टे टेवनियर के अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 इकाई सैकड़ा हजार 10,000 30,000 रुपये का होता था, जो उन दिनों में एक बड़ी भारी रकम समझी जाती थी। काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े, ताजे फल ऊँटों पर लाद कर लाते थे और उपमहाद्वीप तथा अन्य भागों में बेचे जाते थे। इनके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे।